हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो द हिंदू में छपे आर्टिकल मेंटेनिंग इंडियाज़ प्रोग्रेस इन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत की खाद्य सुरक्षा यात्रा पर विचार करने का एक उपयुक्त अवसर है, जहां कभी खाद्य मिलावट की रोकथाम पर केंद्रित एक संकीर्ण दृष्टिकोण था, वह अब एक व्यापक और विज्ञान आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तित हो गया है। भारत की खाद्य सुरक्षा यात्रा की शुरुआत 1954 के खाद्य अपमिश्रण निवारण यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन (पीएफए) के अधिनियम से हुई थी, जो खाद्य सुरक्षा को एक साधारण द्विआधारी मुद्दा मानता था, यानी कि भोजन मिलावटी है या नहीं। इस दृष्टिकोण में सभी प्रकार के संदूषकों को एक समान माना गया, चाहे वे जानबूझकर मिलाए गए अपमिश्रक हो, खाद्य योजक, कीटनाशक अवशेष, पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेष या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विष। इसमें यह विचार नहीं किया गया कि इनका कितनी मात्रा में सेवन हुआ। इस सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के लागू होने से, जिसके तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की स्थापना हुई। इसने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, विशेष रूप से कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की पद्धतियों से प्रेरणा लेकर जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया। इसके अंतर्गत कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा निर्धारित किए गए, खाद्य योजकों की सुरक्षित सीमा तय की गई और दवा अवशेष और संदूषकों के मानक अपनाए गए। 2020 तक FSSAI ने भारत के खाद्य सुरक्षा मानकों को विकसित करके उन्हें लगभग विकसित देशों के समकक्ष बना दिया था। हालांकि इस तीव्र प्रगति ने कुछ कमजोरियों को भी उजागर कर दिया। आइए अब बात करते हैं जोखिम मूल्यांकन में अंतर और चुनौतियों की। एक बुनियादी समस्या है भारत विशिष्ट विश्व विज्ञान अध्ययन यानी इंडिया स्पेसिफिक टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ की कमी की। अधिकांश सुरक्षा मानक जैसे कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा यानी मोस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और खाद्य योजकों के लिए स्वीकृत दैनिक सेवन यानी एक्सेप्टेबल डेली इंटेक मूल्य अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर आधारित है, जो भारतीय खान पान की आदतों, कृषि पद्धतियों या पर्यावरणीय परिस्थितियों को सटीक रूप से नहीं दर्शाते। कुल आहार अध्ययन यानी टोटल डाइट स्टडी की अनुपस्थिति जोखिम मूल्यांकन को और भी जटिल बना देती है। ऐसे अध्ययन यह मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक होते हैं कि उपभोक्ता अपने संपूर्ण आहार के माध्यम से विभिन्न संदूषकों के कितने संपर्क में आते हैं। एक और चुनौती है प्रभावी जोखिम संप्रेषण यानी रिस्क कम्युनिकेशन की। MRLS और ADIs जैसे तकनीकी शब्द बहुत सूक्ष्म मात्राओं जैसे पार्ट्स पर मिलियन (ppm) या पार्ट्स पर बिलियन (ppb) में व्यक्त किए जाते हैं, जिन्हें आम उपभोक्ताओं के लिए समझना कठिन होता है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उदाहरण के लिए, जब कीटनाशकों की MRL को एक बहुत सख्त 0.01 mg पर kg से संशोधित करके अधिक व्यवहारिक 0.1 mg पर kg किया गया तो जनता में चिंता उत्पन्न हुई। पुरानी नीतियों से जुड़ी एक समस्या है मोनोसोडियम ग्लूटामेट का नियमन की। यह एक स्वादवर्धक यौगिक है जिस पर व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है और जिसे बार बार सुरक्षित पाया गया है। 1971 से खाद्य योजकों पर संयुक्त विशेषज्ञ समिति यानी जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स JECFA ने MSG को खपत के लिए सुरक्षित घोषित किया है। भारत में MSG से जुड़े नियमों में धीरे धीरे बदलाव हुए हैं। शुरू में MSG का उपयोग केवल मांस उत्पादों में ही करने की अनुमति थी, लेकिन बाद में इसे सभी खाद्य पदार्थों में उपयोग की अनुमति दी गई, इस शर्त के साथ कि इसके लेबल पर यह चेतावनी दी जाए कि यह शिशुओं के लिए असुरक्षित है। भारत में यह चेतावनी भ्रामक है क्योंकि ग्लूटामेट्स, जो MSG के समान रासायनिक यौगिक होते हैं,
प्राकृतिक रूप से टमाटर, मशरूम, लहसुन और यहाँ तक कि माँ के दूध में भी पाए जाते हैं। इस कारण उपभोक्ताओं में यह गलत धारणा बनी रहती है कि एमएसजी स्वाभाविक रूप से हानिकारक है, जिससे अनावश्यक भय और भ्रम उत्पन्न होता है। यह दिखाता है कि भारत में कुछ पुराने नियम अभी भी लागू हैं, भले ही वे आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ मेल ना खाते हों। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कठोरता की ओर कदम की। भारत ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन इस प्रगति को बनाए रखने के लिए लक्षित प्रयासों की आवश्यकता है, जैसे भारत विशिष्ट अनुसंधान में निवेश करना, जिसमें स्थानीय विश्वविज्ञान अध्ययन और एक व्यापक कुल आहार अध्ययन शामिल हो। यह अत्यंत आवश्यक है। जोखिम संप्रेषण को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक संदेशों को सरल बनाया जाना चाहिए और एमएसजी जैसे भ्रमित करने वाले लेबल को स्पष्ट साक्ष्य आधारित जानकारी से बदलना चाहिए। जोखिम का आकलन करने वालों की क्षमता को मजबूत करने के लिए उन्हें निरंतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे नवीनतम वैज्ञानिक जानकारियों से अपडेटेड रहें और प्रभावशाली निर्णय ले सकें। इसके साथ ही नियमित समीक्षा और नए शोधों के अनुरूप मानकों को अपडेट करते रहना पारदर्शिता बनाए रखते हुए बेहद ज़रूरी है। अब आखिर में बात करते हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। FSSAI ने भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए एक मजबूत नींव रखी है, लेकिन इस प्रगति को बनाए रखने के लिए विज्ञान, पारदर्शिता और जन शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। नियामक निर्णय भय या पुराने भ्रमों के बजाय वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। इसके अलावा भारत को वैज्ञानिक कठोरता और प्रभावी जोखिम संप्रेषण के बीच संतुलन बनाए रखना होगा, ताकि उपभोक्ता जानकार, आत्मविश्वासी और सुरक्षित रहे, बिना किसी अनावश्यक भय के। इसके अलावा उद्योग, उपभोक्ताओं और आम जनता जैसे हितधारकों के साथ खुले और निरंतर संवाद के जरिए जन विश्वास बढ़ाना भी आवश्यक है।